जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण कभी अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अगर अपने को हिंदू मानते तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति ग्रंथों में जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उसमें खुद को हिंदू लिखते। लेकिन ब्राह्मण हिंदू नहीं मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ब्राह्मण लिखा, कहीं पर हिंदू नहीं लिखा। और आज भी योगी जी बोलते उत्तर प्रदेश में तो क्या बोलते, अब सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। मुसलमान जाम किए हैं कई साल से, सड़क क्या जाम किए हैं? आपके गली मोहल्ले कोई सड़क जाम है? नहीं जाम है। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका हक खा लिया, 7,000 से ज्यादा नौकरियां ओबीसी, एससी, एसटी खा लिया, वो चर्चा ना हो तो क्या चर्चा होगी? सड़क पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़े। वो ब्राह्मण से ही पूछ के करता है, उसका ठेकेदार ब्राह्मण है। और जब ठेका ब्राह्मण के पास है तो आप क्या हो गए? पिछड़कू। ठेका ब्राह्मण के पास, नेतृत्व ब्राह्मण के पास, तो आप क्या हो गए? आप पिछड़कू हो गए। सबसे ज्यादा गर्व हम ही को दिलवाया जा रहा है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, हम ही का गर्व करवाया जा रहा है। गर्व क्यों करवाया जा रहा है? जितना गर्व करोगे उतना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे, जितना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे तो शासक बने रहेंगे। तो पहला काम इन लोगों ने किया, वोट के अधिकार को काउंटर करने के लिए पहला काम किया कि हिंदू बनाया जाए, इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट लिया जाए। आज इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर मगन ससाने साहब, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेठ, सम्मानित अतिथि एवं मुक्ता साथी और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मूल्यवासी साथियों, कई विषय इसमें चर्चा के लिए रखे गए हैं, जिसमें एक विषय है आरएसएस एवं बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना को रोकना। ओबीसी के साथ शासक वर्ग की गहरी साजिश है, एक गंभीर मंथन। दूसरा विषय है आजादी के 80 वर्ष बाद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करना, शासक वर्ग ब्राह्मणों का ओबीसी के साथ निरंतर धोखेबाजी का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी को इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग का प्रचारित किया गया और इसमें यह सब्जेक्ट बनाया गया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन जनगणना रोक दी गई। तो हम लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया कि वो पिछड़े की बात करे? नरेंद्र मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो पिछड़े की बात करें? नरेंद्र मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया कि पिछड़े की बात बंद हो जाए, क्योंकि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया। तो इतनी ही बात हो कि एक पिछड़े वर्ग का आदमी ही प्रधानमंत्री है। जब पिछड़े वर्ग का आदमी ही प्रधानमंत्री है तो जनगणना की बात ही बंद हो जाए। ये तो वामसेठ ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस देश में अब जनगणना होने से, जाति आधारित जनगणना होने से देश की, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये संकल्प तो हम लोगों ने लिया है और ये संकल्प हम लोगों ने लिया है, इसलिए उनके गले की हड्डी बना हुआ। 2009 से हम लोग इस विषय को लगातार उठा रहे, और जब हम लोग इस विषय को उठा रहे थे तो समाज में पता नहीं था कि जाति जनगणना क्या होती है, जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, यह समाज में पता नहीं था। और हम लोगों ने इस बात को समाज में घूम घूम कर समझाने का काम किया। 51,000 कार्यक्रम अमन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 2010 में, 2011 में पूरे भारत में लिए गए और उसका नतीजा हुआ कि पूरे भारत में जो जनगणना का मामला है, वो जनगणना का मामला पूरे देश में लोगों को समझ में आया कि ये कितना जरूरी मामला है। ये बहुत छोटा मामला नहीं है, ये केवल ओबीसी की गिनती हो जाए इतना भी मामला नहीं है।
कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है केवल ओबीसी का मामला है, ओबीसी की गिनती का मामला है। अरे इतना ही मामला नहीं है। ये इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज को शासक बनाने का मामला है। ये केवल गिनती उनती का मामला नहीं है, ये शासक बनने का मामला है। गिनती का मामला होता तो फिर इतना मुसीबत उठाकर इसको ब्राह्मण क्यों रोक कर रखते इतना दिन से? पहले कांग्रेस के ब्राह्मणों ने रोक कर रखा, फिर बीजेपी के ब्राह्मणों ने रोक कर रखा, वो रोक कर ही रख रहे हैं। अरे केवल गिनने से अगर मामला होता तो वो रोक कर क्यों रखते? केवल गिनने का मामला नहीं है। आप लोगों को इसकी गंभीरता नहीं पता। इस देश के अंदर जब एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए लड़ाई शुरू हुई, वयस्क मताधिकार के लिए जब लड़ाई शुरू हुई, तो उस समय बाबा साहब अंबेडकर इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो आदमी बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो आदमी वयस्क हो जाए, एडल्ट हो जाए, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस चल रही थी, एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर बहस चल रही थी। और बाबा साहब अंबेडकर भी चाहते थे कि भारत देश के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो, वयस्क मताधिकार लागू हो। लेकिन इस देश की ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें इस बात को नहीं चाहती थी कि इस देश में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो, क्योंकि उन्होंने तो एक सपना देख रखा था, उन्होंने तो एक ख्वाब सजा कर रखा था। वो ख्वाब क्या था कि अंग्रेज चले जाएंगे और हम इस देश पर काबिज हो जाएंगे। ये उनका ख्वाब था, ये उनका सपना था। तो उनको लग रहा था अगर सबको वोट का अधिकार मिल गया, इस देश के 85-90% लोगों को वोट का अधिकार मिल गया, अगर इनको वोट का अधिकार मिल गया तो हम इस देश में शासक कैसे बनेंगे? अंग्रेजों के जाने के बाद हम कब्जा कैसे करेंगे? ये तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो कह रहे थे कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको वोट का अधिकार दे दो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वोट का अधिकार दे दो, लेकिन सभी को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर किस बात के लिए अड़े हुए थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होना चाहिए, हर आदमी जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा चुनाव निशान बना दो। इसलिए भारत में चुनाव निशान है, कई देशों में चुनाव चिन्ह नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनपढ़ आदमी वोट डालने जाएगा तो देखेगा। मान लो रामलाल चुनाव लड़ रहे हैं, अब रामलाल को वोट डालने गया अनपढ़ आदमी, अब पर्चे पर रामलाल लिखा है, अरे वो तो काला अच्छा भैंस बराबर है। जब वो काला अक्षर भैंस बराबर है, वो पढ़ा ही नहीं है, तो रामलाल पढ़कर वोट कैसे देगा? इन लोगों ने सवाल किया कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे देगा? बाबा साहब ने कहा चुनाव निशान बना दो, हर कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह अलाट होगा। रामलाल खड़ा होगा तो रामलाल को चुनाव चिन्ह अलाट होगा कि उसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। तो हमारे यहां कैसे प्रचार होता है? रामलाल गैस सिलेंडर पर खड़े हैं। रामलाल गैस सिलेंडर पर नहीं खड़े हैं, रामलाल का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। और चुनाव चिन्ह क्यों अलाट किया गया कि अनपढ़ आदमी रामलाल नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जब वोट डालने जाएगा, बैलेट पेपर देखेगा, गैस सिलेंडर उसके घर में भी है, वही गैस सिलेंडर पर्चे पर छपा रहेगा, तो गैस सिलेंडर देखकर पहचान जाएगा और उस पर मोहर लगाएगा, वो वोट रामलाल के खाते में गिन लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। और अंग्रेज इतना ज्यादा प्रभावित हुए बाबा साहब अंबेडकर की तर्कों से कि उनको लगा कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, वयस्क मताधिकार के बारे में जो जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को है वो किसी को नहीं है। इसलिए जब इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करने का मामला आया तो उनको लगा डॉक्टर अंबेडकर की राय, डॉक्टर अंबेडकर की सलाह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। और उन्होंने जो वहां कमेटी बनाया, उस कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर को स्पेशलिस्ट के तौर पर लिया, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं है। भारतीय होता तो कहता अंबेडकर अनुसूचित जाति में पैदा हुए, हम कैसे ले ले। भारतीय ऐसे सोचता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जाति सोच के तहत चल सोचते हैं, लेकिन वो अंग्रेज हैं, वो प्रगतिशील लोग हैं, उनको अच्छी व्यवस्था चाहिए। उनको लगा बाबा साहब की सलाह जरूरी है। और इस एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ब्राह्मणों के खतरे की घंटी बजी।
जो ब्राह्मण ये सोचते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कब्जा कर लेंगे, उनको लगा अब इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा, और अगर इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हमारा कब्जा कैसे होगा। हमारा कब्जा हमको करवाना है, तो अपना कब्जा करवाने के लिए उन्होंने दो काम किया। पहला काम किया, जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उन ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण कभी अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अगर अपने को हिंदू मानते तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति ग्रंथों में जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उसमें खुद को हिंदू लिखते। लेकिन ब्राह्मण हिंदू नहीं मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ब्राह्मण लिखा, कहीं पर हिंदू नहीं लिखा। और मुगलों ने जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से इनकार कर दिया, कहा हम हिंदू नहीं। जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उनके दिमाग की खतरे की घंटी बजी कि इनको वोट का अधिकार मिल गया है, इनका वोट लिए बगैर हम शासक नहीं बन सकते। तो उन्होंने सोचा इनका वोट कैसे ले। तो उनको लगा अगर इनके गली मोहल्ले में जाए और इनको सही बात बताएं। सही बात क्या है कि अरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों, आपके लोगों को हमारे लोगों ने अछूत बनाया, आप हमें वोट दे दो। शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, आप लोगों को हमारे लोगों ने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आप हमें वोट दे दो। ओबीसी के भाइयों, आपको हमारे लोगों ने शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, तमाम प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखने का काम किया, आपको गुलाम बनाने का काम किया, आप हमें वोट दे दो। तो ब्राह्मणों को लगा ऐसे वोट मिलेगा, ऐसे तो वोट नहीं मिलेगा। और वोट तो नहीं मिलेगा, वो SC ST OBC का आदमी कहेगा अच्छा बहुत दिन से खोज रहे थे, कौन बनाया। ये जो हम लोगों की दुर्गति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अच्छा खुद ही बताने आ गए, तो निपट लेते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इससे तो खतरा पैदा हो जाएगा, सही बात बताकर वोट नहीं मांग सकते। तो जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान ब्राह्मण ने लिखा कि हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं, हिंदू गाली है, वो ब्राह्मण लोग अपने को हिंदू कहने लगे और हमारे गली मोहल्ले में आने लगे। और हमारे गली मोहल्ले में आकर क्या कहने लगे, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। तो हमारे आदमी को पूछना चाहिए था कि तुम कौन वाले हिंदू हो, हम कौन वाले हिंदू। डॉक्टर लोहिया ने एक किताब लिखा है, हिंदू बनाम हिंदू। डॉक्टर लोहिया की एक किताब है, हिंदू बनाम हिंदू। चलो तुम हमको भी हिंदू कह रहे हो, अपने को भी हिंदू कह रहे हो, तुम कौन वाले हिंदू हो, हम कौन वाले हिंदू। अगर ये हमारे लोग पूछते कि तुम हिंदू बनाने वाले आए हो तो कौन वाले तुम हो, हम कौन वाले हैं, क्या तुम जिस कैटेगरी के हिंदू हो उसी कैटेगरी का हिंदू हमको बनाने के लिए तैयार हो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो क्या हमको ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार हो। हम शूद्र क्यों बने, हम अछूत क्यों बने। अगर ये सवाल खड़ा होता तो जवाब देना मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने सोचा समझाने की जरूरत नहीं, समझाने से तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है तो भड़काने की जरूरत है। समझाने की जरूरत नहीं है तो भड़काने की जरूरत है। समझाना जरूरी नहीं है, भड़काना जरूरी है। तो ब्राह्मणों ने कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर, देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे, सारे हिंदू इकट्ठा हो जा। अब हम इस देश के मूल निवासी, आज मूल निवासी दिवस है, जब देश पर मामला खड़ा होता है तो हमारा खून खोल जाता है। अंग्रेजों से कौन लड़ा, जो राज कर रहे हैं वो लड़े, जो राज कर रहे हैं वो लड़े, वो नहीं लड़े, हमारे लोग लड़े। जब जेल जाना था, जब फांसी के तख्ते पर झूलना था, जब लड़ाई लड़ना था तो हम लोग थे, और जब राज करना हुआ तो वो लोग राज कर रहे हैं और हमको हमारे हक अधिकार नहीं दे रहे। तो जब देश का मामला, क्यों हमारे लोग अंग्रेजों से लड़े, देश का मामला था। जब देश का मामला आता है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारा खून खोल जाता है। खून खोलना चाहिए लेकिन समझदारी से सोचना भी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने सोचा नहीं। जब उन्होंने कहा एक एक पर 14-14 पैदा कर रहे हैं तो हमारे लोगों को लगा कि देश पर कब्जा नहीं होना चाहिए, देश को बचाना जरूरी है। देश को बचाने के लिए कब हिंदू बन गए,
पता नहीं चला, और कब इनका समर्थन 3.5% लोगों को मिल गया, इनको पता नहीं चला। ये तो देश को ही बचा रहे हैं, ये देश को ही बचा रहे हैं। इनको पता ही नहीं चला कि कब हमारा समर्थन वो हिंदू मुसलमान करके ले लिए। आज भी योगी जी बोलते उत्तर प्रदेश में तो क्या बोलते हैं, अब सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। मुसलमान जाम किए हैं कई साल से, सड़क क्या जाम किए हैं? आपके गली मोहल्ले कोई सड़क जाम है? नहीं जाम है। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका हक खा लिया, 7,000 से ज्यादा नौकरियां ओबीसी एससी एसटी खा लिया, वो चर्चा ना हो तो क्या चर्चा होगी? सड़क पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़े। पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, खा लिया, हाई कोर्ट ने मान लिया, खा लिया, कहा न्याय करो इनके साथ, दो इनको। योगी जी दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। और न उन अधिकारियों के घर बुलडोजर जा रहा है जो अधिकारी ये घोटाला करवाए और हमारा हक खाए, उनके घर बुलडोजर भी नहीं जा रहा। क्यों? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान चलाओ, सारे मुद्दे दब जाएंगे और ये लोग हिंदू के नाम पर वोट देंगे और हम लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये साजिश है, इसको समझने की जरूरत है। तो पहला काम उन्होंने किया, हमारे लोगों को मुसलमान के खिलाफ भड़काया, और मुसलमान के खिलाफ भड़का करके उन्होंने हमारे लोगों का 3.5% लोगों ने समर्थन किया। अगर हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा हो जाते तो आजाद भारत में हमारा राज होता है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग जब हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुए तो हिंदू का ठेकेदार कौन है? तो ब्राह्मण है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा आदमी अपना काम खुद से नहीं कर सकता है, वो ब्राह्मण से ही पूछ के करता है, उसका ठेकेदार ब्राह्मण है। और जब ठेका ब्राह्मण के पास है तो आप क्या हो गए? पिछड़कू। ठेका ब्राह्मण के पास, नेतृत्व ब्राह्मण के पास, तो आप क्या हो गए? आप पिछड़कू हो गए। ओबीसी कौन से नंबर पर है? ब्राह्मण पहले नंबर पर व्यवस्था में, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर व्यवस्था में, वैश्य तीसरे नंबर पर व्यवस्था में, और ओबीसी चौथे नंबर पर शूद्र, और अनुसूचित जात 5वें नंबर पर, और आदिवासी इस व्यवस्था से ही बाहर। और सबसे ज्यादा गर्व हम ही को दिलवाया जा रहा है। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, हम ही का गर्व करवाया जा रहा है। गर्व क्यों करवाया जा रहा है? जितना गर्व करोगे उतना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे, जितना इकट्ठा होकर उनको वोट दोगे तो शासक बने रहेंगे। तो पहला काम इन लोगों ने किया, वोट के अधिकार को काउंटर करने के लिए पहला काम किया कि हिंदू बनाया जाए, इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट लिया जाए। लेकिन कागज में तो गिनती हो रही थी, अंग्रेज गिनती कर रहे थे। हर 10 साल में डेटा आता कि ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ओबीसी 52%, ओबीसी 52%। तो हमारे कुछ महापुरुष तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, तो चिल्लाते ये 3.5 वाला कब्जा किया है, 52 वाला क्या कर रहा है? अगर एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो जाए माइनॉरिटी तो 85-90%, ये 85-90% कहां है? 3.5 वाला बार बार बना रहा है। ब्राह्मणों को लगा ये गिनती बड़ा खतरनाक मामला है, अगर ये होती रही तो हमारी पोल खुलती रहेगी कि हम 3.5%, 3.5%, 3.5% है। कहा ये भी बंद करना होगा। पहला, इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट लेना होगा। दूसरा, ये गिनती बंद करवाना होगा। तो जिनको हम सेकुलर कहते हैं, नेहरू जी, उन्होंने सबसे पहले गिनती बंद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने गिनती बंद कर दिया। 2 बार नेहरू जी ने रोका, 2 बार इंदिरा जी ने रोका, एक बार नरसिम्हा राव ने रोका, एक बार अटल जी ने रोका। और 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 51,000 कार्यक्रम में राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में हुए, और सारे सांसदों के घर में वो पर्चा भिजवाया गया, बड़े बड़े नेताओं के घर में। तब वो मामला पार्लियामेंट में उठा, और जब वो मामला पार्लियामेंट में उठा, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। मनमोहन सिंह जी जल्दी बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, लेकिन वो सामने आए और बोले और कहा कि हम गिनती करेंगे। मनमोहन सिंह ने कहा हम करेंगे। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने सोचा कैसे बोल दिया ये आदमी, बोलना नहीं चाहिए था इसको, कैसे बोल दिया ये आदमी गिनती करेंगे। डैमेज कंट्रोल किया और मनमोहन सिंह को कहा अब मत बोलना। एक बार बोल दिया अब मत बोलना, प्रणब मुखर्जी देख लेंगे। और प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? प्रणब मुखर्जी को हमारे लोग पहले सेकुलर समझते थे, मुसलमान लोग सबसे ज्यादा सेकुलर समझते थे,
और जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और वो आरएसएस की शाखा में चले गए तो हमारे लोगों ने कहा समझ नहीं पाए थे। तो हमने कहा ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर तो देख ही नहीं पाए थे, तो समझ कैसे पाते? आरएसएस तो अंदर है, ऊपर से देख रहे थे तो समझ कैसे पाते? तो प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर किया और उसकी रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, उसकी रिपोर्ट आने नहीं दिया, प्रकाशित नहीं होने दिया। आरएसएस के लोगों ने सोचा और इस मुद्दे को दबाने के लिए बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को खड़ा किया। वो सारी कहानी आपको पता है। केवल इतना नहीं किया, आरएसएस के लोगों ने सोचा ओबीसी जागृत हो रहा है, ओबीसी का मुद्दा वामसेप उठा रहा, भारत मुक्ति मोर्चा उठा रहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उठा रहा है, ये उसके साथ जा रहा है, ये उसके साथ खड़ा हो गया तो देश में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि काशीराम जी ने मंडल कमीशन का मुद्दा उठाया था, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाने का काम किया। तो उनको लगा ये दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा, वामन मेश्राम के साथ में, वामसेप के साथ में, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में ओबीसी के लोग बहुत ताकत के साथ में जुड़ रहे हैं, इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए उन्होंने सोचा एक ओबीसी के आदमी का नाम आगे कर देते, ओबीसी के नाम पर एक आदमी का नाम आगे कर देते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम ओबीसी के नाम पर आगे करने का काम किया और नरेंद्र मोदी से कहलवाया। उसके पहले नरेंद्र मोदी अपने को कभी ओबीसी नहीं कहते थे। आरएसएस के लोगों ने कहलवाया, जाकर कहो मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं अब पिछड़ी जाति का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं नीच जाति का हूं, मेरा लोग अपमान करते हैं। जब ऐसा रोना नरेंद्र मोदी ने रोया तो हमारा आदमी तो पहले से ही दुखी है, उसको लगा मेरे जैसा दुखी आदमी नरेंद्र मोदी भी है, जैसे मैं दुखी आदमी हूं वैसे नरेंद्र मोदी भी दुखी आदमी है। एक दुखिया ही दूसरे दुखिया का दर्द समझ सकता है। अगर ये दुखिया आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो ये वामसेप वाले तो केवल गिनती की बात कर रहे हैं, जब एक ओबीसी ही देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो गिनती तो हो ही जाएगी। और ये तो अवतार पुरुष है, क्योंकि काला धन वापस लाने की बात कर रहा है, 15-15 लाख खाते में डालने की बात कर रहा है, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाने की बात कर रहा है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है, किसानों की इनकम 2 गुना करने की बात कर रहा है। ये तो अवतार पुरुष है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसको सत्ता में लाना। अभी कई लोग मुझको मिलते रहते हैं, कहते पटेल जी एक बार पाप हो गया, एक बार पाप हो गया 2014 में। हमने कहा दोबारा आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, वो सब पाप वही लोग कर ले रहे हैं, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कर दिया, अब वो खुद ही कर ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को ले आया। 2011 के बाद 2021 में गिनती होनी थी, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 24 में इलेक्शन आ गया। और जब 24 में इलेक्शन आ गया तो जो बीजेपी की 2 पैर की सरकार थी वो 1.5 पैर पर खड़ी हो गई। 1.5 पैर पर क्यों खड़ी हो गई? जो मुद्दे वामसेप उठाता था, अपोजिशन के लोगों को लगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो मुद्दे उठाया जाए, तो अपोजिशन के लोगों ने उठाया और अपोजिशन के लोगों ने उठाया तो उसका अपोजिशन को फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी चुनाव हार गई। जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं आ पाई तो आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया और आत्ममंथन आत्मचिंतन में निकला कि पिछड़े वर्ग के लोग केवल हिंदू के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं चलो हिंदू, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, ये तो ठीक है, लेकिन ये गिनती का क्या होगा? ये गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? जानवरों की कर रहे हो, कुत्तों की कर रहे हो, हमारी नहीं कर रहे हो, इसका क्या होगा? उनको लगा ये बड़ी नाराजगी का मामला है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। आपको याद होगा कि पहलगांव में हमला हुआ था आतंकवादियों का और उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और ऑपरेशन सिंदूर एकाएक बंद हो गया। हमारे लोगों ने बड़ी उम्मीद पाल लिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार सही आदमी से पाकिस्तान ने पंगा ले लिया है, इस बार सही आदमी से पंगा ले लिया है। अभी तक कोई 56 इंच वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बना था, पहली बार पाकिस्तान ने 56 इंच वालों से पंगा ले लिया है। अब 56 इंच वाले से पंगा ले लिया है, पूरा पाकिस्तान 56 इंच वाला कब्जा कर लेगा। कुछ लोग कहते थे नहीं पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन आधा जरूर कर लेगा। कुछ लोग कहते थे लेकिन अगर आधा ना कर पाया तो कम से कम कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उतना तो जरूर ले लेगा। लेकिन लड़ाई शुरू ही हुई
कि मोदी के दोस्त आ गए बीच में। मोदी के दोस्त को जानते हैं? ट्रंप जी। कुछ लोग जान गए, जब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तब से कुछ लोग जान गए हैं। तो ट्रंप जी ने वहां से ट्वीट कर दिया कि मोदी को धमकी देकर हमने भारत को डरा करके जो लड़ाई चल रही थी उसको बंद करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया। विपक्ष के लोग चढ़े जा रहे थे कि अरे अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में दखल देने वाला? अरे प्रधानमंत्री घोषित करते, रक्षा मंत्री घोषित करते, विदेश मंत्री घोषित करते, कोई हमारा अधिकारी घोषित करता, ये कौन होते हैं? इस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बीच में कैसे हस्तक्षेप करेगा? सरकार घिरी हुई थी। उसी बीच में सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया, कहा अब की जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर जनगणना होगी। हम लोगों को लगा कि अब जाति के आधार पर जनगणना हो जाएगी। हमारे लोग कहने लगे पटेल जी आपका मामला तो सफल हो गया। हमने कहा वो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन में कहीं भी जाति जनगणना का जिक्र नहीं था। हमने कहा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, जो जैसा होता है वैसा दूसरे को समझता है। हमारा आदमी किसी को जुबान देता है तो जुबान पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसीलिए एकलव्य ने अंगूठा कटवा दिया था, लेकिन जुबान से मुकरने का काम एकलव्य ने नहीं किया था। तो हमारा आदमी जैसा है वैसा दूसरे को सोचता है, सीधा है, दूसरे को सीधा समझता है। इसीलिए धूर्तों की धूर्तबाजी नहीं समझ पाता है और उसका शिकार हो जाता है। हम कह रहे थे नहीं करेंगे, लोग कह रहे थे पटेल जी अब कैबिनेट में पास हो गया है तो होगा। हमने कहा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कैसे होगा? कहा अरे कैबिनेट में पास हुआ है तो होगा। फिर मुझे सचिवालय से, लखनऊ से कुछ अधिकारियों ने दस्तावेज भेजे, कहा हमारे पास पहले आ जाता है, आप भी पढ़ लो, आप इस मुद्दे को उठाओ। इसमें कहीं पर भी जाति का कॉलम नहीं है, ओबीसी के लिए जाति का मामला नहीं है। हमने उनको कहा ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं को नहीं करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, दस्तावेज दे दिया तो हमारे लिए और मजबूती हो गई बोलने के लिए। तब भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ, और जब जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस नोटिफिकेशन में 35 सवाल पूछे गए। उस 35 सवाल में एक सवाल ये भी था, क्या आप एससी हैं? या घर का मुखिया एससी है या एसटी है या अन्य है? ओबीसी गायब। और ओबीसी गायब, और ओबीसी वालों को कहां लगा दिया? कहा यूजीसी दे दिए, कहा यूजीसी दे दिए हैं। पहले तो दे दिया, किसी को पता नहीं चला, ओबीसी एससी एसटी के आदमी को। उनको लगा इनको पता ही नहीं चला, हमने कुछ दिया है तो इनको पता चलना चाहिए, नहीं तो जनगणना का मुद्दा उठाएंगे तो इनको पता करवाना होगा। पता करवाने के लिए आरएसएस ने अपने लोगों को सड़क पर उतारा, कहा यूजीसी का विरोध करो। उन्होंने यूजीसी का विरोध किया तो हमारे लोग जागृत हो गए और हमारे लोगों ने कहा कुछ मिला है, कुछ मिला है। आरएसएस के लोग सरकार के विरोध में सड़क पर, हमारे लोग यूजीसी के समर्थन में सड़क पर, और ये लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच में जनगणना का कॉलम कहां गायब हो गया ये किसी को पता नहीं चला कि जनगणना में हुआ क्या। और यूजीसी में क्या था? 10 आदमी की कमेटी में आपका क्या था? एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए लिखा ही नहीं, तो एक एससी एक एसटी एक ओबीसी 3 हो गए। 7 कौन रहेंगे? चेयरमैन कौन रहेगा? तो आपको केवल कंप्लेन करने का अधिकार मिला। और फिर वो मामला, जब मामला हल हो गया, ओबीसी एससी के लोग इधर यूजीसी के समर्थन में कि हमें सरकार ने कुछ दिया है, और वो लोग सरकार के विरोध में, तो सरकार ने लगा कि अब काम पूरा हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील चुप रहा है, बोला ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि स्टे कर रहे हैं, सरकार के वकील को स्टे का विरोध करना चाहिए था, मगर बोला ही नहीं, चुप रहा। एक तो आपको यूजीसी में कुछ मिला नहीं, और जो मिला उस पर भी सरकार ने स्टे करवा दी। फिर उत्तर प्रदेश में सारे ब्राह्मण एक ब्राह्मण विधायक के घर में इकट्ठा हो गए और कहा कि ब्राह्मणों की कोई नहीं सुन रहा है। सबसे दीनहीन स्थिति में ब्राह्मण पहुंच गए हैं, ना सरकार सुन रही है, ना संगठन सुन रहा है, ना संघ सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। हम तो दीनहीन स्थिति में पहुंच गए। ब्राह्मणों ने सोचा ओबीसी के लोग, ये पार्टियां, विपक्ष के लोग कहीं ओबीसी की गिनती का मुद्दा ना उठाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उठा सकते हैं, 24 में उठाया था, इनको फायदा हुआ है, उठाने नहीं देना है तो नाटक करना हम बीजेपी के खिलाफ में है। जब ऐसा उन लोगों ने नाटक किया तो सबसे पहले शिवपाल जी का दिल पिघला, और शिवपाल जी ने कहा कि ब्राह्मण अगर दुखी है तो हमारे पास आ जाए, हम उनका सम्मान देंगे।
जब शिवपाल जी ने कहा हम सम्मान देंगे तो मायावती जी कैसे पीछे रहती? मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कब सम्मान किया ब्राह्मणों का? ये तो हम ही करते रहे हैं, हमारे पास आ जाए। मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कुछ और चल दिया। ब्राह्मण अपने को अपोजिशन में इसलिए दिखा रहे हैं, बीजेपी से नाराज इसलिए दिखा रहे हैं कि अपोजिशन जाति जनगणना का मुद्दा न उठाए, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा उनके लिए खतरनाक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बदलने जा रही है, हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। वो बीजेपी की सरकार बदलने नहीं जा रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को केंद्रित किया था 24 के चुनाव में, इनको फायदा हुआ था। अगर उसी प्रकार से 27 में एससी एसटी ओबीसी पर सेंट्रलाइज्ड हो गए, फिर इनको फायदा हो जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश 24 में हारी थी, 27 में हार जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि इसको रोकना होगा। और रोकने के लिए जब ब्राह्मण ये कहेगा कि हम बीजेपी से नाराज हैं, हम विपक्ष के साथ हैं, विपक्ष सोचेगा अगर गिनती का मुद्दा उठा लेंगे, आरक्षण का मुद्दा उठा लेंगे तो ये ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं उठाना। तब से चुप है विपक्ष, चुप है, बोलता ही नहीं। अभी गिनती नहीं हुई, गिनती नहीं हुई, संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। बोलना चाहिए था अपोजिशन के नेताओं को, कम से कम ओबीसी एससी एसटी के दलों को बोलना चाहिए था। नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, सारे सांसदों को चिट्ठी लिखा, हमारे हर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सांसदों को चिट्ठी भेजा। अरे भाई इसको तो उठाओ, इसको क्यों नहीं उठा रहे हो, इसको तो उठाओ। अभी तक कोई नहीं उठाया, अभी तक कोई नहीं उठाया। 2011 में एक आंदोलन हुआ था गिनती का मुद्दा दबाने के लिए, आज फिर इस्तीफा खेला जा रहा है, इस्तीफा खेला जा रहा है। तो ये जो बड़ी नौटंकी देश में ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती को दबाने के लिए चल रही है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन इससे आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते थे जाति जनगणना पाप है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो उनको कैबिनेट में पास करना पड़ा कि हम जाति जनगणना करें। पहले खुलेआम विरोध कर रहे थे, अब चोरी छुपे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तब तक खैर मनाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको हथियार दे दिया है, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। हमारे लोग जागृत नहीं है, जाग रहे हैं, लगातार जाग रहे हैं, और हम ही लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा दिन आएगा कि जब हम ही ये काम कर लेंगे, दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही करने लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें हमारा मनोबल बढ़ा के रखना होगा। हमारे लोगों को लगता है अरे हम तो कुछ नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारा दुश्मन क्या सोचता है, अरे कैसे रोका जाए इनको। आज फिर सांप लौट गया होगा दुश्मनों के दिल पर। अरे इतना मेहनत किया इनको रोकने के लिए, हाल में जगह ही नहीं है, ओवरफुल हो गया है, फिर उनके सांप लौट गया कलेजे पर। वो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम निरंतरता में बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करने की जरूरत है। और वो काम क्या है? आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, अपने संगठन पर विश्वास करने की जरूरत है, अपने नेतृत्व पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस लड़ाई को जितनी ताकत से आप लड़ रहे थे, उससे कम ताकत नहीं लगाना है, उसका 2 गुना ताकत लगा करके इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना है। अगर आप ऐसा करने का काम करते हो तो अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। हमारे लोग, कुछ लोग केवल यूट्यूब देखते हैं तो बड़े घबरा जाते हैं। अरे हमने कहा यार यूट्यूब मत देखो, समाज में जाओ तो ये बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, और केवल घर में बैठकर यूट्यूब देखोगे तो बीपी शुगर बढ़ेगा। तो यूट्यूब मत देखो, समाज में जाओ, समाज को तैयार करो। डरे वो हैं, डरे वो हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपके मुद्दे हावी हैं। आरएसएस को 100 साल हो गए, लेकिन एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर रखना पड़ रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये आपकी ताकत की वजह से है, ये दूसरे ताकत की वजह से नहीं है। जब दीपक दिया बुझने को होता है, भभकता बहुत है, ये बुझने का समय आ गया, इसलिए भभक बहुत रहा है। तो ये मत समझो कि उसमें बहुत ताकत बढ़ गई है, वो भभक रहा है, मतलब बुझने का समय आ गया है। आप थोड़ा ताकत और लगाओ, आप ताकत लगाएंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।